मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट देश के सामने है। एक तरह से अगले 5 सालों और विकसित भारत का सुमित एक तरह से रोड मैप अब देश के सामने है। कई अहम फैसले हुए हैं। रोजगार को लेकर बड़ी बात कही गई है। साथ ही जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें भी छोटे मोटे फेरबदल जरूर हुए हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना है 2047 के विकसित भारत का, उसको ध्यान में रखकर इस बजट को सिक्का तैयार किया गया है। इसमें कृषि क्षेत्र में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात है। इसमें रोजगार के लिए अप्रेंटिसशिप जो प्रोग्राम है उसमें रोजगार युवाओं को जो शुरुआत में बेनिफिट मिल रहे हैं उसका बातचीत की गई है। इस पूरी प्रक्रिया में जो कुछ बीजेपी के साथ हमने देखा 2 महीने पहले चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ कि माना गया कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो उससे नाराज हो गया है, रूरल और मिडिल क्लास, उसको एड्रेस करने की कोशिश करती हुई निर्मला सीतारमण दिखाई दी है। अभी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो सबसे अधिक मेरे ख्याल से टैक्सेशन सिस्टम में जो चेंजेस हुए हैं उसको पढ़ के बता देना चाहिए। बिल्कुल, नई टैक्स व्यवस्था में जो व्यवस्था है वो 7 से 8 लाख की आय में जो बात फेरबदल की उन्होंने की है वो 10% टैक्स लगेगा, 10 से 12 में 15%, 12 से 15 में 20% और अबव 15 लाख यानी कि 15 लाख से जो ऊपर किया है उस पर 30 लाख लगेगा। तो ये बड़ा फेरबदल है और हमारे साथ हमारे टैक्स एक्सपर्ट भी यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। आपने ये बजट सुना, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे अपने क्लाइंट्स को? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा, जो कि उम्मीद थी कि जो मिडिल इनकम ग्रुप के हाथ में और पैसा जो दिया जाएगा तो उसका मेरे ख्याल से ये बजट काफ़ी उसके लिए अच्छा है। जिनकी तनख्वाह सालाना 12 से 15 लाख रुपए के आसपास है, सबसे अधिक क्या उसी वर्ग को फायदा हुआ है? नहीं, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो बढ़ाई है 50 से 75 लाख करी है, उसका पैसा ऑल क्रॉस सबको बेनिफिट होगा। तो जैसा कि अभी हमें फाइन प्रिंट देखना पड़ेगा, पर जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 17,500 रुपये हर आदमी को टैक्स का इसका सेविंग होगा। और ऐसे ही फैमिली पेंशन वालों के लिए भी जो 15 से 25 से वो 25 कर दिया है। और मेरे ख्याल से एक की जो कि अब कैपिटल मार्केट हम देख रहे हैं कितनी हाई गई हुई है, तो उन्होंने उसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो 2.5% बढ़ा दिया, 10 से 12.5 कर दिया। और छोटे निवेशकों के लिए जो उन्होंने जो लिमिट थी 1 लाख की, 1,25,000 तक उनको एग्जम्पशन मिलेगी, जो भी की 1 लाख तक। सर लग रहा है कि ऐसा बजट से शेयर मार्केट खुश नहीं है, गिरावट दर्ज हो रही है सेंसेक्स में, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स लग गया। और दूसरा जो अभी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से या कुछ वर्षों से जो कि डेरिवेटिव्स की तरफ काफ़ी लोग जाना शुरू कर गए थे, तो उन्होंने उसका एसटीटी का रेट उसका बढ़ा दिया है, तो ताकि उन लोगों को डिस्करेज करें, क्योंकि उससे कोई सेविंग नहीं होती है। तो ये मतलब ये एक्सपेक्टेड ही था, मतलब कि इसकी बात चली रही थी। लेकिन मुझे माफ करिएगा बीच में टोक रहा हूं मैं आपको, कल जब इकोनॉमिक सर्वे देखा और ये देख के लगा कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, हम सही दिशा में आगे जा रहे हैं, शायद मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा था और मुझे लगा कि वो स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो सीमा है वो 50,000 से बढ़ा के शायद 1 लाख तक ले जाएंगे, लेकिन वो 75,000 तक ही लेके गई हैं। क्या आपको भी एक्सपेक्टेशन था कि और ज़्यादा मिडिल क्लास के हाथ में पैसा है, उस तरफ कोशिश करनी चाहिए थी वित्त मंत्री को? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अब सरकार के पास एक बार पैसा जो आ रहा है, अगर आप देखें पिछले वर्ष के लिए जो पर्सनल टैक्स की कलेक्शन है वो कॉर्पोरेट टैक्स से भी ज़्यादा है, तो उनको देखते हुए आपको लगता था कि थोड़ा और ज़्यादा देंगे। पर मेरे ख्याल से ये सब कुछ ठीक है, मतलब जब चलने के लिए, जैसे क्योंकि गवर्नमेंट को अभी हम कोविड के काल से आए हैं और गवर्नमेंट को जो पैसा खर्च करना है वो ग्रोथ के ऊपर भी जरूर करना है। और आप ये मत भूलिए जी कि जो 3% सबवेंशन जो एजुकेशन लोन के लिए दे रहे हैं, या जो नए एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करेंगे उसके लिए जो 1 महीने की सैलरी का जो इंसेंटिव दिया गया है, ये कुछ ऐसे मेजर हैं जो कि लॉन्ग टर्म इस ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी बैलेंस अचीव करने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी जो कैपिटल गेन में उन्होंने बोली जो हैं। दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए हम एक बार फिर वो टैक्स स्लैब्स पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं जो नई टैक्स व्यवस्था के में जो पहले में जो दर था और इसमें अब में क्या फ़र्क है? तो अभी जो हम देखें कि जो उन्होंने अभी जो नया बोला है कि 0 से 3 तक 0% है, और दूसरी स्लैब 3 से 6 की जगह 3 से 7 कर दिया उन्होंने जी, और 7 से 10 को 10% कर दिया। तो बड़ा मार्जिनल चेंज है। जो लोअर इनकम ग्रुप है उनको हर एक को कुछ ना कुछ इसमें बेनिफिट मिल जाएगा, पर लेकिन ये बेनिफिट उन्हीं को ही है जो कि नए टैक्स रिजीम में है। तो यानी कि जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए इसमें कुछ भी बेनिफिट नहीं है, एक और चीज अदर देन द स्टैंडर्ड डिडक्शन। एक और चीज, एंजल टैक्स को खत्म करने की बात जो की गई है
उससे कितना बड़ा फायदा मिलेगा इन्वेस्टमेंट्स को लेकर? एंजल टैक्स का इसका भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर आज स्टार्टअप जो हैं अगर वो बाहर से किसी को शेयर अलॉट करते थे, अगर उसकी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा होती थी तो उसका उनको टैक्स देना पड़ता था, तो अब उनको ये टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ये उनको एक उनके इकोसिस्टम के लिए ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और हम देख ही रहे हैं अभी पिछले साल में कितने स्टार्टअप हुए हैं, पर हम ये भी देखें कितने की फेल भी हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इस इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए ये इंसेंटिव काफ़ी अच्छा है। जी जी, तो जो नई टैक्स व्यवस्था है, न्यू टैक्स रजीम को लेकर अभी ऐलान हुआ है, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुलदीप जी अगर इसको आप विस्तार से समझाएं, क्या फायदा होने वाला है अगर ये आज के बजट को हम देखें तो? इसके लिए देखिए 4 करोड़ टैक्स पेयर्स को बेनिफिट होने वाला है, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा। हालांकि हम फाइन प्रिंट देखेंगे उसमें क्या निकल के आता है, और इससे जो हर एक टैक्स पेयर को 17,500 का बेनिफिट होगा। बस बहुत होता है 17,500 सीखता आम व्यक्ति के लिए तो 17,500 तो रुपए। आप जो मिडिल क्लास जिसकी बात हो रही थी, जिसकी जेब में पैसा आए, तो उसको एक तरह से रिलैक्स करने की भी बात थी टैक्स रेजिम को, तो ऐसे में 17,000 आपको लगता है कि इससे ज्यादा गुंजाइश थी सरकार के पास? नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि देखिए पिछले साल इंटरिम बजट में कहा कि हम पॉपुलिस्ट मेजर्स नहीं लेंगे, नहीं, तो आप अब उसे उम्मीद आप उसे एक पिछले साल में चाहिए, क्योंकि 23 बजट 23 में उन्होंने न्यू टैक्स रेजिम में काफी चेंजेस किए, जिसका कि काफी लोगों को बेनिफिट हुआ। और इसी का वजह है कि शायद 2/3 ऑफ द टैक्स पेयर्स हैव ऑलरेडी मूव टू द न्यू टैक्स रेजिम। तो एज अ व्यू, और जो रोजगार की बात हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट की चिंता देश में काफी दिनों से चल रही है, और उम्मीद जताई जा रही थी जब टैक्स ये बजट पेश होना था उससे पहले कि रोजगार को लेकर अहम फैसले होंगे। तो जो बात वित्त मंत्री ने इस बजट में रखी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट के इंसेंटिव्स को लेकर, चाहे वो एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉई, तो वो एक वेलकम स्टेप है और वाकई ज़रूरी है इस वक्त अगर विकसित भारत की बात हो रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। देखिए, ये अब इसके लिए बहुत कुछ करने का है। अगर आप कल का इकोनॉमिक सर्वे भी देखें, जैसे उन्होंने बोला कि आपको 7.8 मिलियन जॉब्स हर साल क्रिएट करनी पड़ेंगी, और आप ये मत भूलिए कि हमारा सर्विसेज सेक्टर काफ़ी को एम्प्लॉय करता है, और हम ग्लोबली एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन में डील कर रहे हैं। और उसके अलावा जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, उससे भी नौकरियों के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा है मेरे ख्याल से। और दूसरा जो चाइना 1 पॉलिसी या जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हैं, आई थिंक उसको ध्यान में रखते हुए जो आप नई एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करो, उसके लिए आप नए एम्प्लॉय को, अगर आप फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करते हैं तो उसके लिए सरकार जो 1 महीने की सैलरी देना चाहती है, और उसके लिए भी लिमिट जो है शायद सैलरी की 1 लाख पर मंथ है, और उसके अलावा या 3,000 रुपये तक का प्रोविडेंट फंड में 2 साल तक कंट्रीब्यूट करना। मेरे ख्याल से ये कुछ हद तक इंसेंटिवाइज करेंगे कि नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गैप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो अगर आप देखें जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए या रीस्किलिंग करने के लिए भी जो उन्होंने बोला कि जो रेडी वालों के लिए वो कुछ एक स्पेस बनाएंगे, हाँ। या एजुकेशन के लिए जो 3% सबवेंशन लोन में देंगे, मेरे ख्याल से इनका असर हमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिखेगा। शायद इमीडिएटली नहीं दिखे, पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें दिखेगा। बीच में टोक रहा हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी सुनील सिंह इस वक्त मुंबई से जुड़ गए हैं। वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के बाहर मौजूद हैं। सुनील, स्टॉक मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाई दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि पहले 15% था वो 20% कर दिया गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 10% था उसको 12.5% कर दिया गया, और कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि शेयर मार्केट में करीब 1,100-1,100 पॉइंट की गिरावट तुरंत देखी गई थी जब भाषण खत्म हो रहा था। आप वहां से और क्या अपडेट दे सकते हैं? बिल्कुल सुबह जी, सुबह जब बाजार खुला था तब उम्मीद थी कि कुछ अच्छे घोषणाएं होंगी, कुछ टैक्स कम होंगे, लिहाजा हरा रंग था। लेकिन अब जब बजट पूरा हो चुका है और जो घोषणाएं हो चुकी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो कि बढ़त कर दी गई है, उसका नुकसान हम देख रहे हैं कि जो बाजार है वो एकदम लाल लाल हो चुका है, यानी कि जो है कि गिरावट आ चुकी है। क्या यही वजह रही या कुछ और वजह हैं, और इसका क्या असर होगा, ये जानने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट हैं सिद्धार्थ कुमावाला जी, शुक्ला जी हमारे साथ हैं, शुक्ला जी, AP शुक्ला, जो कि इनसे हम बात करते हैं और समझते हैं कि सर ये जो गिरावट आई है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो एसटीटी में बढ़त हुई, वही एक वजह है या कुछ और भी है? और इसका क्या बियॉन्ड भी है, उससे बियॉन्ड भी है। जैसे शॉर्ट टर्म का 15 से 20 कर दिया, लॉन्ग टर्म का 10 से 12.5 कर दिया, एसटीटी जो एफएंडो में थी उसको इंक्रीज कर दिया, ऑप्शन पे भी डाल दिया, प्लस जो बाय कंपनियां करती थी
उनको लगता था कि हमारे शेयर का वैल्यूएशन ज़्यादा है, हम शेयर होल्डर से खरीद लेते हैं अच्छे भाव पे, वहाँ पे भी उन्होंने बायबैक पे टैक्स डाल दिया। बॉन्ड मार्केट जो है आरबीआई अभी उसको प्रमोट कर रही थी रिटेल इन्वेस्टर के लिए, वो उसमें भी टैक्स नहीं, उसमें भी टैक्स डाल दिया। तो ऐसा कोई जगह नहीं बचा जो शेयर बाजार में टैक्स नहीं डाला हो, तो उसके लिए मार्केट अपसेट है। अभी तो करीब समझिए 800,000 पॉइंट की मंदी दिख रही है, हो सकता है आने वाले समय में और भी मंदी देखने को ये मिले। बाजार गिर तो रहा है, मंदी दिख रही है, लेकिन क्या इसका निवेश पे भी कुछ असर होगा? लोगों का रुचि कम होगी बाजार में इन्वेस्ट करने में? देखिए रुचि तो नहीं कम होगी, क्योंकि आप ये देखें कि हमारे मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें कंपेरेटिव टू जो एफडी है, कंपनीज एफडी है, उन सब के कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा पैसा बनता है। अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं, स्पेकुलेशन वगैरह कम करते हैं, तो उसके लिए जो है कोई ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। एक अभी 80,000 के आसपास है, ऐसी उम्मीद थी कि लाख के ऊपर जाएगा, लेकिन इस ऐसी परिस्थिति रहेगी तो आपको लगता है कि ये बढ़ेगा सेंसेक्स और या फिर यहीं पर रुक जाएगा? लॉन्ग टर्म में तो बढ़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ब्रेक लगेगा जरूर। सिद्धार्थ कुमाला जी भी आ गए हैं, क्या मानते हैं बाजार पे इसका क्या असर होगा जो घोषणाएं हुई नहीं? ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी घोषणाएं हुई है। एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल हाउसिंग, सारे सब अच्छा है लगभग तो बाजार गिर क्यों रहा है, लाल क्यों रहा है? लाल हो रहा है, क्योंकि एलटीसीजी, एसटीसीजी में टैक्सेस आ गए 15 से 20%, 10 से 12.5% बाईबैक पे पहले टैक्सेशन थोड़े में बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है या खराब है? ग्रोथ ओरिएंटेड है, फिलहाल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि टैक्सेशन बढ़ा है। वो थोड़ा और कम होना चाहिए था जो बढ़ गया, उल्टा उम्मीद थी कि कम होना चाहिए था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका क्या सुनील फायदा जी, होगा? क्या आप मुझे देश सुन के पा लिए? रहे हैं? मान लीजिए। गवर्नमेंट सुनील। की इनकम बढ़ेगी, लेकिन जी जी सुन रहा हूँ मैं जी। आप अपने एक्सपर्ट को रोके रखिए, मेरा सवाल उन्हीं से है और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपके जरिए उनसे कि क्या सरकार, जो हमने कल देखा था इकोनॉमिक सर्वे में कि एफ&ओज को लेके सरकार का एप्रीहेंशन था कि भाई बहुत ज़्यादा लोग अपनी सेविंग्स को तोड़वा कर शेयर मार्केट में, फ्यूचर ऑप्शंस में जा रहे हैं, क्या उसको डिस्करेज करने की कोशिश की गई है? ये जो टैक्स बढ़ाया गया है, इसको कैसे देखते हैं? जी जी, एक सवाल है जो दिल्ली से पूछा गया है कि लोगों में जैसे बढ़ रहा था कि एफडी वगैरह सब तोड़वा कर शेयर मार्केट में ज़्यादा लगा रहे थे, फ्यूचर ऑप्शन में जा रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, उसको रोकने के लिए कहीं इस तरह का ये कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म गेन ये जो बढ़ाया गया, ऐसा आपको लगता है? लेकिन वो भी ठीक नहीं है। अगर वो बात है तो एक आधा चीज़ पे होना चाहिए। सारे चीज़ों में थोड़ा टैक्सेशन आ गया, और जो इन्वेस्टर है, प्रॉपर इन्वेस्टर है, उनको तो ये इंसेंटिवाइज किया है। जो आप बात कर रहे हैं वो ट्रेडर की बात कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म बैंकिंग की बात कर इन्वेस्टर रहे थे, है। हाँ, बैंकिंग में सेविंग कम हो रही थी, लोग इधर ज़्यादा कर रहे थे। क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इनकम लेवल बढ़ाना है, तो लोगों को यहाँ से थोड़ा इनकम लेवल बढ़ती हुई दिखती है, तो वो इंसेंटिवाइज किया है गवर्नमेंट ने। तो सुमित जी, ये जैसा कि बता रहे हैं कि ये एक तरह से असर इसका साफ तौर पर फिलहाल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इनका कहना है कि लोगों में इससे निवेश बहुत कम नहीं होगा, निवेश जारी रहेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा संभलने के लिए, लेकिन इतना है कि उम्मीदों पे पानी फिर गया। उम्मीदें थी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स कम होगा तो ज़्यादा सबको निवेश दरअसल बढ़ेगा, तुरंत बाजार फायदा का- चाहिए होता है, कोई सब्र करने को तैयार नहीं है। सबको लगता है मार्केट में गए तो सबसे बड़ी सेल का सबसे अच्छा पीस हमारे हाथ लग जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पूरे देश की इकोनॉमी की बात है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात है। दो तीन चीजें जो इस बजट में हमको ध्यान रखनी चाहिए अभी तक के भाषण में, जो आम व्यक्ति जो कि हम भाषण सुनते हैं तो लगता है कि हमको क्या मिला, तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें सस्ती हो गई जिसमें आप आने वाले वक्त में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद है। सबसे पहली चीज तो कैंसर की दवा सस्ती हो सकती है, जिस तरह की घोषणा कुछ दवाओं के बारे में निर्मला सीतारमन ने की है। सोना चांदी के दामों में कम करने की बात है। सोना चांदी जो कि बहुत भारतीय मिडिल क्लास के लिए, भारतीय वर्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोना और चांदी भी सस्ता होगा। मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे, मोबाइल फ़ोन पे कुछ टैक्स कम किए गए हैं। मोबाइल चार्जर भी सस्ते होंगे, बिजली के तार सस्ते होंगे,
एक्सरे की मशीन के कुछ पार्ट्स को सस्ता करने की बात की गई है, जिससे उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में इसका फायदा कंज्यूमर तक पहुंचेगा और एक्सरे के जो आप दाम देते हैं वो शायद आप तक पहुंचे और आपको कुछ सस्ता मिल जाए। सोलर, अगर आप सोलर इक्विपमेंट लगा रहे हैं अपनी छतों पर, जैसे कि आजकल सरकार खूब इंकरेज भी कर रही है, उसको भी कम दामों में, उसको भी सस्ते तरीके से टैक्स में उसको बाहर किया गया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंच सके। बिल्कुल, ये तमाम अच्छी खबर वहाँ से बजट से निकल कर आई है। लेकिन अब जो बात वहाँ पर एक्सपर्ट कर रहे थे कुलदीप जी की मायूस है कैपिटल गेन्स टैक्स से, ऐसे में जो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को लेकर इकोनॉमिक सर्वे में बात आई थी, उस पर क्या वाकई इसमें अनाउंसमेंट हुआ है बजट में? नहीं, बिल्कुल देखिए उसमें हुआ है, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जो लोग डेरिवेटिव ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, आप देखिए उनमें 95% को तो नुकसान ही होता है। तो सरकार ने अपनी कमाई में कमी नहीं की है, उन्होंने अपना एससीटी की रेट बढ़ा दिया ताकि वो आपसे थोड़ा और करेंगे ताकि लोग डिस्करेज हो। और मेरे ख्याल से अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स बढ़ा है, आप देखिए कि अब कितने म्यूचुअल फंड आप देखेंगे, अगर आप उसमें एंट्री एग्जिट 15 दिन में अगर आपको थोड़ा बहुत गेन हुआ भी है तो आप उसमें निकल सकते हैं। अब ये मत भूलिए कि पिछले 3 सालों में मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और सरकार को भी अपने नए टैक्स तो उनको अपना कलेक्शन बढ़ाना है। तो जहाँ पे इतना गेन हो रहा है वो उसको कैसे करेंगे? अगर आप ये देखें कि यूएस वाले, यूएस के कोई सिटीजन है, जैसे कोई अगर वो इंडिया के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको अनरियलाइज गेन के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है। तो अभी आप देखते जाइए, ये तो अभी शुरुआत है कि आने वाले टाइम में अगर हम सोचते हैं कि विकसित भारत हम बनाना चाहते हैं तो हमारी जो टैक्सेशन की पॉलिसीज होंगी उनमें भी आप इन चीज़ों का देखेंगे। लेकिन 2-3 बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि टीसीएस का कटता था, जो कि 20% कटता था अगर आप 7 लाख से ज़्यादा अपने क्लोज रिलेटिव को मेंटेन करने के लिए बाहर भेजते हैं, चाहे कितने सारे स्टूडेंट बाहर पढ़ रहे हैं, और एजुकेशन के लिए तो कम है, लेकिन उस 7 लाख से अगर अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है उसमें 20% कटता था, तो उसका क्रेडिट आपको टीडीएस में मिलेगा। तो पहले था कि अगर आप एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड क्लास हैं, तो अपने टीडीएस जो आपका सैलरी का कटता है तो उसमें उसका क्रेडिट मिल जाएगा, तो आपको रिफंड के लिए वो वेट करना नहीं पड़ेगा। और दूसरा है कि काफ़ी सारे हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में लोगों को नोटिस आ रहे हैं, किसी के पास कंपनी ने स्टॉक ऑप्शन दिए हैं, वो अपना रिपोर्ट करना भूल गए, तो उसको सिंप्लीफाई कर दिया कि 20 लाख तक की अगर उसकी वैल्यू है तो आपको उसके लिए पेनलाइज नहीं किया जाएगा। और तीसरा, जो कि 4 लाख के करीब आज की डेट में अपील्स पेंडिंग है सीएटी अपील पे, तो उन्होंने बोला कि हम उसके लिए और ऑफिसर अपॉइंट करेंगे ताकि ये पेंडेंसी खत्म हो। इसके अलावा एक विवाद से विश्वास स्कीम भी लाने का प्रावधान है। मेरे ख्याल से टैक्स सिंप्लीफिकेशन के लिए और जो पेन पॉइंट थे उसको स्पेसिफिकली तरीके से उसको अटैक किया गया है। लेकिन एक ओवरऑल जो थीम मैं यही कहूँगा कि जो लोअर इनकम ग्रुप है उनके हाथ में पैसा और डाला गया है, और जो कि अमीर हैं या जो हायर इनकम ग्रुप हैं तो उनका, चाहे उनका निवेश शेयर मार्केट में भी है, थोड़ा सा उनको टैक्स का बर्डन शेयर करना पड़ेगा। और आप अगर फाइनल नंबर देखेंगे भी सही, इतने सब घोषणाएं करने के बाद भी टैक्स न्यूट्रल ही रहा। जो उन्होंने टैक्स फोरगो किया या जो टैक्स गेन किया उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। आपके हिसाब से कुलदीप जी, इसके पहले सच्चिदा के पास में आऊं, कितने नंबर देंगे आप निर्मला सीतारमण को इस बजट के लिए आउट ऑफ 10? मैं इसमें 10 में से 9 नंबर दूंगा। 10 में से 9 नंबर आप दे रहे हैं। कुलदीप जी, यहीं से शुरुआत करता हूँ। सच्चिदा जी, मैं आपसे पहला सवाल यही है, आप समझाइएगा कि क्यों आप दे रही हैं, लेकिन नंबर कितने देंगी आप और क्यों? मैं नंबर दूंगी 7, क्योंकि देखिए फोकस काफ़ी अच्छी रही है। जो 9 पॉइंटर्स एजेंडा लेके इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश, एग्रीकल्चर पे पुश, जो जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग पे जो पुश हुई है, और वेरियस फैक्टर्स जो कस्टम्स पे, एमएसएमईज, मैन्युफैक्चरिंग पे, आई थिंक जो इंटरेस्टिंग और अच्छी बात है बजट की, फिस्कल डेफिसिट को रेन इन करके भी हर स्लैब में, कस्टम्स में छोटे हर कंपोनेंट्स की बात की गई है। उनको कैसे टू मेक द इकोनॉमी मोर वाइब्रेंट कैसे किया जा सकता है, ये सब बहुत अच्छी तरह उन्होंने एक्सप्लेन की है। इसमें एक ही चीज़ का ड्रॉबैक जो मुझे दिख रही है कि मार्केट सेंटिमेंट जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो भी आपका मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है। कैपिटल गेन्स का जो टैक्स बनता है वो उतना एक्सचेकर को भारी नहीं पड़ता है, तो उसको उतना छेड़ना वाज प्रॉबेबली नॉट अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये सेटबैक है। रादर हम होप कर रहे थे कि एसबीआई चीफ ने जैसे एडवाइस किया था सीनियर सिटीजन डिपॉजिट को टैक्स फ्री करने में, ये सब वी थॉट कि ऐसे एडवाइस अच्छी तरह से आएगी जो एक्चुअली बेनिफिट करे, जो रिटेल इन्वेस्टर्स को और मार्केट्स को डीपेन करे। एसटीटी ऑन एफएनओ आई थिंक इज़ अ गुड आइडिया, बिकॉज वो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग में माना जाता है, बट
कैपिटल गेन्स को अगेन वो रिटेल इन्वेस्टर्स को नॉट, एंड इट डजंट अमाउंट टू स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग, वो तो लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स होते हैं और जिसमें काफ़ी सारे यूथ इन्वेस्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम सैलरी गोअर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको छेड़ना आई थिंक was a drawback for this संचिता, budget. 3 मोर्चों पर इस बजट में काम होना था जिस पर उम्मीद भी जताई जा रही थी, रूरल डिस्ट्रेस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन। इन तीनों मुद्दों को टैकल किया गया, आपको क्या लगता है? एब्सोल्युटली, इन तीनों मुद्दों को बहुत अच्छी तरह टैकल किया गया, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर में जो हम देख रहे हैं, बहुत सालों से बातें हो रही है, लैंड एंड लेबर रिफॉर्म्स कभी होती नहीं है, यील्ड कभी होती नहीं है, प्रोडक्टिविटी पे हम कभी कंसंट्रेट करते ही नहीं है, क्लाइमेट चेंज पे, वाटर रिसोर्सेज पे, इरिगेशन पे चेंजेस हम कभी डिस्कशन ही नहीं करते। इस बजट में एक्चुअली पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किया गया कि कैसे प्रोडक्टिविटी, कैसे हॉर्टिकल्चरल सीड्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विथ प्राइवेट पार्टिसिपेशन, 3 टाइप्स का, राइट, ट्राइपार्टाइट कॉम्पैक्ट जो इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया, इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ताकि कि एग्रीकल्चर भी एक एम्प्लॉयमेंट ल्यूक्रेटिव जोन बने व्हेन यू इंक्रीज द यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी उस इंडस्ट्री का। तो ये एक पॉइंट है। स्किलिंग को लेके हमने आइडेंटिफाई किया था, इकोनॉमिक सर्वे में भी आई थी, दैट देयर इज अ स्किल गैप, मतलब जॉब्स नहीं है ऐसी बात नहीं है। जैसे कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज में ही देख लीजिए, आई बिलोंग टू द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, 46.86 लाख जॉब्स लास्ट ईयर क्रिएट हुए थे, बट एक्चुअली जॉब्स प्लेसमेंट्स हुई थी क्लोज टू 27.5, 18 लाख जॉब्स प्लेसमेंट्स ही नहीं हुई थी क्योंकि स्किल्स नहीं थे, राइट। सो द गवर्नमेंट सजेस्टिंग इन द बजट की इंडस्ट्री के साथ काम करके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करके ये स्किलिंग गैप को फोकस तरीके से टैकल करना, ये बजट में कहा गया। इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया। इन्फ्लेशन को टॉकिंग अबाउट रिन्यूएबल्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, सोलर पैनल, इंडस्ट्री को ज़्यादा क्रेडिट देना, बैंक बैलेंस शीट्स क्लीन करके मोर क्रेडिट ऑफ टेक पे फोकस करना, आई थिंक विल हेल्प इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग रन। सो ऑल दीज 3 पॉइंट्स बजट में अच्छी तरह टैकल की गई। तो आने वाले वक्त में, जैसा संचिता समझा रही हैं कि हो सकता आने वाले वक्त में ऐसा संभव दिखाई देता है कि महंगाई पर लगाम लगेगी और उसका फ़ायदा आम लोगों तक पहुंचेगा। आज भले ही शेयर मार्केट नीचे गिरा, उसके ऊपर मत जाइए, लेकिन लॉन्ग रन में हिंदुस्तान के लिए, पूरे देश के लिए एक ये पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बजट है। मेरे साथ दिनेश काबरा भी जुड़ गए हैं जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं। काबरा साहब, पहला सवाल जो हम सबसे पूछ रहे हैं एज एन एक्सपर्ट, कितने मार्क्स देंगे निर्मला सीतारमण जी को 10 में से और क्यों? I think I must give around 7.5 out of 10. जी, At least distinction में तो पास हुई है निर्मला सीतारमण जी इस बजट में। The reason, only reason being that though there are some provision which are affecting the कैपिटल मार्केट, बट ओवरऑल जो सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए बात की है, इट इज फैंटास्टिक। टैक्स रेट भी नीचे लाए हैं और ओवरऑल जो सैलरीज एम्प्लॉयड को 17,500 का बेनिफिट हो रहा है, दैट इज अ ग्रेट थिंग। इनफैक्ट इट इज गोइंग टू हेल्प देम आउट, एंड बियॉन्ड दैट व्हाट हैज हैपेंड इज देयर आर मेनी अदर स्कीम्स फॉर अपस्किलिंग and spending and the youth, women as well as the others. So there are various schemes which are there. Ultimately those schemes will benefit all. काबरा साहब, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप हिंदी चैनल पे हैं और आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, मैं आपको जानता हूँ बहुत अच्छे से। बिल्कुल, तो आपकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक समझ में आए, मैं कोशिश करिए हिंदी में बोलिए। और उसकी वजह ये भी है काबरा साहब, 17,500 का जो फायदा एक आम हिंदुस्तानी को, एक टैक्स पेयर को दिखाया गया है, वो कितना बड़ा अमाउंट है एक व्यक्ति के लिए, एक आम हिंदुस्तानी के लिए, जिसमें ज्यादातर लोग जो हैं हमारे देश में, जैसे जो मेरे पास समझ है, वो अभी भी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं। तो लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं ना सर, काफी हैं। और ये 17,500 का जो बेनिफिट, जो अप्रोक्सीमेटली 4 लाख से ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, और सैलरीड एम्प्लॉइज में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इनफैक्ट अगर छोटे लोगों के लिए, छोटी सैलरी बेस में देखा जाए तो। और इसके अलावा भी जो पेंशन, फैमिली पेंशन डिडक्शंस जो दिया है वो इंक्रीज की है, 15,000 से 25,000 किया है। प्लस साइमल्टेनियसली स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 से 75,000 करने के लिए ओवरऑल बेनिफिट जो 17,500 का इनके कारण से हुआ, प्लस टैक्स रेट में भी
जो टैक्स रेट कम की है उसका भी बेनिफिट हुआ है। और उसके कारण से क्या होगा कि जो लोअर और मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉय हैं उनको काफी अच्छा बेनिफिट होगा, एक्सेप्ट द कैपिटल गेन टैक्स विच हैज कम, विच हैज इफेक्टेड द मार्केट आल्सो। उसका इम्पैक्ट जो हुआ है मार्केट पे, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छी चीजें दी गई है कि फ्लैट रेट 10 से 12.5% करके जो कैलकुलेशन किया, डेफिनेटली उसको इम्पैक्ट तो कर रहा है मार्केट को, लेकिन ये भी एक आगे अल्टीमेटली जाके बेनिफिट करेगा। और एक जो टैक्स जो मैं स्पेसिफिकली सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में कहना चाहूंगा, यहाँ ये जनरल पब्लिक के लिए तो अच्छा है, लेकिन जनरल पब्लिक आजकल के फ्यूचर ऑप्शन में बहुत ज्यादा जाने लग गई है। और जो बढ़ाया है टैक्स रेट वहां पे एसटीटी, आई थिंक ऑप्शन को, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग को डिमोटिवेट करना चाहती है सरकार, ताकि लोग बाग सट्टे की आदत में ना पड़े और सट्टे की आदत में न पड़ के इन्वेस्टमेंट में जाएं और इन्वेस्टमेंट में ज्यादा बेनिफिट कमा सकें। पर काबरा साहब, मेरा एक काउंटर सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं। आप इनकरेज कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम को, जिसमें सेविंग्स पर बहुत फायदा नहीं दिखाई देता है। ओल्ड स्कीम में ज्यादा फायदा था, एटीसी, एटीडी तमाम चीजें थी। अब न्यू टैक्स रिजीम में तो कमाओ, खर्चा करो और टैक्स दो। मेरा कहना है कि सेविंग को इनकरेज करने के लिए सरकार एफएनओ पर तो आपका जैसा आपने कहा कि उसको इनकरेज नहीं कर रही है, पर सेविंग को कैसे बढ़ाए आदमी कि सेविंग बढ़े भी और उससे इनकम टैक्स में बचत भी मिले। सेविंग बढ़े भी और इनकम टैक्स में, अब क्या इसी में कोई हो सकता है काफी चीजें अंदर जो है अभी आना बाकी है, जिनको पढ़ा नहीं है, फेस पे दिखा नहीं है। हो सकता है कुछ स्कीम्स हो जो सेविंग को इम्पैक्ट करेगी और बढ़ेगी सेविंग्स को, बट अल्टीमेटली मैं सोचता हूँ कि अभी जो इन जनरल में ये जो प्रोविजंस दिए हैं, अल्टीमेटली इट विल हेल्प। जी, कुलदीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं इस बात पे। जी देखिए, सेविंग के लिए एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने और की है जी, को जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है 10 से 14% कर दिया है, जो कि नए टैक्स रेजिम में अगर एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है, अभी वो 10% तक का टैक्सेबल था, तो 4% वहाँ बढ़ा है। और एक दूसरा उन्होंने जो एनपीएस वात्सल्य को इंट्रोड्यूस किया है, वो भी बहुत अच्छी स्कीम है। उसमें क्या है कि आप अपने बच्चों के नाम पे एनपीएस खोल सकते हैं और जब वो मेजर होंगे तो उसको नॉर्मल एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आज की डेट में अगर आप प्रोविजन को देखें कि अगर आप अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे कहीं भी कुछ बचत करते हैं तो 1500 के अगर ऊपर उसका इंटरेस्ट होता है, वो आपके इनकम में ऐड हो जाता है, तो उस पर क्लबिंग प्रोविजन से आप बच जाएंगे। और दूसरी चीज इसमें तो सेविंग के नाम पर आराम से बात करते हैं, दर्शक हमारी हमको देख रहे हैं, सेविंग के नाम पर, बच्चों के नाम पर आप सेविंग कर सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म एनपीएस आप सेव करेंगे उसमें। और दूसरी चीज, और दूसरा जो कि सैलरीड क्लास है वो एनपीएस में अपना पैसा और जमा कर सकते हैं। पर मेरी एक विषय में थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि अगर आप एम्प्लॉई हैं तब तो आप 14% तक उसमें सेव कर सकते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उनको भी ये एनपीएस के लिए देना चाहिए, क्योंकि हमें यही भूलना चाहिए, उनको उनके लिए बेनिफिट अभी नहीं है। क्योंकि ये इसलिए जरूरी है कि हम देख रहे हैं कि एक तो नौकरियों की कमी है, दूसरा हम इंकरेज कर रहे हैं कि लोग अपने रोजगार में खड़े हों, और दूसरा हमें नहीं भूलना चाहिए कि वी आर ए यंग कंट्री, और आगे आने वाले सालों में अगर ये बचत नहीं करेंगे तो हमें इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी, तो कुलदीप जी, जो आप बात कह रहे हैं, मायूस है, लेकिन फिर भी आपने 9 पॉइंट दिए हैं 10 में से 10 मार्क, 9 मार्क्स दे दिए हैं आपने सरकार को। देखिए, बिल्कुल दूसरी एक आप ये देखिए, अगर आपके बैंक के डिपॉजिट देखिए, आपके बैंक के डिपॉजिट कम है, डोमेस्टिक सेविंग कम है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? आज अगर आपकी मार्केट एक साल में जहाँ पे खड़ी हुई है वो सब डोमेस्टिक इन्वेस्टर की वजह से खड़ी हुई है। अगर आपने कुछ कमाया है तो उसमें से अगर आप 2.5% एक्स्ट्रा देंगे, मुझे नहीं लगता कि इतना पिंच करेगा, और ये कभी ना कभी तो होना ही है। आप ये नहीं कह सकते कि ये टैक्स फ्री चलता जाएगा। संचिता जी ने 7 मार्क्स दिए थे, लेकिन ये बताइए कि जो मिडिल क्लास की जो उम्मीदें थी कि बदलाव हो इस टैक्स रिजीम में और जो इसमें स्लैब्स में, खरी उतरी है निर्मला सीतारमन? जी बिल्कुल, काफ़ी हद तक खड़ी उतरी है, बिकॉज लॉट ऑफ फीचर्स और बेनिफिट्स मिले हैं फर्स्ट टाइम फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को, जो यूथ जो एम्प्लॉयमेंट में अभी जा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ डिक्लेयरिंग 1 month वेज, यू नो, एज एन इंसेंटिव, प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टिसिपेट, देयर इज लॉट ऑफ इंसेंटिव फॉर विमेन, पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
जो मैं सोच रही थी लास्ट इनफैक्ट इंटरिम बजट पे भी हमारी डिस्कशन भी हुई थी, लास्ट बजट पे भी डिस्कशन हुई थी, गवर्नमेंट कुड हैव स्पोकन अ बिट मोर अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स, बिकॉज डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट, अभी कोई बात ही नहीं कर रहा है, बट डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट से एक्सचेकर को बहुत बेनिफिट मिल सकता है और इसकी वजह से काफ़ी हद तक मोर सोशल वेलफेयर स्कीम्स, फिजिकल डेफिसिट, ये सब को रेन इन करने में काफ़ी हद तक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रही थी। तो एक डिसअपॉइंटिंग बात हुई कि डिसइन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात ही नहीं हुई है, एंड सेकेंडली कैपिटल गेन्स टैक्स को चेंज करने की जो बात हुई है, बिकॉज मेरा मानना है कि कैपिटल गेन टैक्स वुड बी अ सेटबैक फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, बट मार्केट जैसा है, मार्केट मूव्स ऑन, बिकॉज इकोनॉमी काफ़ी स्टेबल फुटिंग पे है, स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। रिएक्शन तो मायूसी का ही है, और जैसे कि हम आपसे जब बात कर रहे हैं तो रूपी वीकन्स टू रिकॉर्ड लो, तो ऐसे में इनकी मायूसी आपको समझ में आ रही है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की और स्टॉक एक्चुअली मार्केट्स काफ़ी हद तक चल भी चुकी थी, सो एनी सेटबैक ऑफ दिस नेचर तो वो तो जाहिर है थोड़ा सा मार्केट्स नीचे जाएगी, बट हैविंग सेड दैट मार्केट्स इवेंचुअली विल गेट ओवर दिस, मतलब क्योंकि फिजिकल डेफिसिट जो नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और FIIs FDIs को ये भी ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पूरी दुनिया देखती है, सो फिजिकल डेफिसिट पे अगर हम इररिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं तो वो दैट विल बी अ ग्रेटर कैलामिटी फॉर द मार्केट्स। अभी तो फिजिकल डेफिसिट का जो रोड मैप दिखाया गया है, इनफैक्ट जो विकसित भारत का रोड मैप दिखाया गया है फॉर द नेक्स्ट 5 years की हर सेक्टर में हम फोकस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग पे, स्किलिंग पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे, न्यू एज बिजनेसेस पे, इलेक्ट्रॉनिक, हैंडसेट, ऑटो एंसिलरी, हर सेक्टर को जो जैसे मेंशन किया गया, रोड मैप दिखाया गया है, आई थिंक मार्केट्स विल रिकवर। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे कि कल के इकोनॉमिक सर्वे में जो उन्होंने बोला कि जो हमारी GDP अगले साल के लिए 6.5 to 7% रहने वाली है, मुझे लगता है ये कंजर्वेटिव है। हालांकि डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं की है, इसको आप चमिए ये छुपा रुस्तों में कभी ना कभी ये भी बाहर निकल के आ जाएगा, इसी साल में आप उसको देखेंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज है कि वो इनकम टैक्स एक्ट को पूरा रिवैम्प करने जा रहे हैं। जो लिटिगेशन है, कितने मैटर आज लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, वो उन सबको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। उसके अलावा उन्होंने जो आगे अपील फाइल, जो डिपार्टमेंट आगे जो अपील फाइल करता है ट्रिब्यूनल में या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सीमा भी बढ़ा दी गई है। मेरे ख्याल से ओवरऑल जैसे उनको जो बैलेंस करना था, वो जो फिजिकल डेफिसिट को जो कंट्रोल किया है, मेरा जो 9 नंबर का अंक उस वजह से ज़्यादा किया है कि उन्होंने बिल्कुल इतना भी नहीं लुटा दिया ताकि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को डील करने में प्रॉब्लम हो जाए। हमारा काम होता है हेडलाइन देना और बजट की मेन बातें निकाल के लाना, लेकिन हम अपने मेहमानों से पूछना चाहेंगे, आज के दिन अगर आप एडिटर बन जाएं और हेडलाइन देना हो बजट का, तो आप क्या देंगे और आप क्या देंगे? रोड मैप टू विकसित भारत। रोड मैप टू विकसित, आपका क्या होगा? एक नए उम्मीद का भारत के लिए एक उम्मीद भरा बजट। उम्मीद भरा बजट, विकसित भारत के लिए बजट, ऑलमोस्ट उसी लाइन पे संचिता जी और कुलदीप जी सोच रहे हैं। लेकिन निर्मला सीतारमण काबरा जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी काबरा जी, सॉरी मैं देख नहीं पाया आपको, क्या बोल रहे थे दिनेश जी? कह रहा था जो 9 पॉइंट प्रोग्राम दिया है, आई थिंक ये उम्मीद भरा बजट है विकसित भारत के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इन 9 पॉइंट पे जो फोकस किया है और जो स्पेंडिंग है इन 9 पॉइंट्स की, आई थिंक दैट इज गोइंग टू मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। बहुत फर्क पड़ने वाला है, और आज मार्केट में कुछ भी इम्पैक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आने वाले समय में इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ती जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं कुलदीप सिंह से भी सहमत हूँ कि आज जो बजट पे, पर्टिकुलरली बजट डे पे ही सारे चेंजेस आए, ये कोई जरूरी नहीं है। पूरे साल भर के अंदर जहां जहां जरूरत है वहां चेंजेस आते जा रहे हैं। जैसे इनकम टैक्स एक्ट पूरा का पूरा चेंज होने वाला है इन टाइम टू कम, और इजी होने वाला है। तो आई थिंक काफी महत्वपूर्ण बातें आज करी गई है। आपने इनकम टैक्स की बात की काबरा जी, मेरे को याद आ गया कि निर्मला सीतारमण ने जो अपने भाषण में कहा आखिरी के कुछ मिनटों में डायरेक्ट एक्सेस को लेकर, तो उसको सुन लेना चाहिए। निर्मला सीतारमण की ज़बानी सुन लेते हैं। संसद में जब उन्होंने नए टैक्स स्लैब्स की अनाउंसमेंट किया, तब संसद में क्या रिएक्शन था? In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax.
सीतारमण को जब उन्होंने नए टैक्स स्कीम की अनाउंसमेंट किया। रिएक्शन क्या है इस बजट का संसद में? आज जब ये भाषण हो रहा था तो विपक्ष क्या कह रहा था? आइए चलते हैं अपने सहयोगी प्रशांत के पास जो पार्लियामेंट में है। प्रशांत, विपक्ष जाहिर तौर पर आलोचनाओं के कोई नए मुद्दे ढूंढ लाया होगा, लेकिन मेरी दिलचस्पी इस बात को लेकर ज़्यादा है कि सहयोगी क्या बोल रहे हैं सरकार के, क्योंकि ये इस बार ऐसा बजट है मोदी 3.0 का जो सरकार सहयोगियों के साथ चल रही है। बिहार के लिए अनाउंसमेंट है, आंध्र प्रदेश के लिए अनाउंसमेंट है। क्या रिएक्शन है टीडीपी का, जेडीयू का और विपक्ष का? नहीं, जाहिर तौर पर सुमित, उन लोगों ने स्वागत ही किया है, लेकिन अब से कुछ देर पहले बजट भाषण के बाद बंगाल और पंजाब के जो सांसद हैं वो नारेबाजी कर रहे थे संसद परिसर में। उनका कहना था कि ऐसा लगता है कि ये बजट बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बनाया गया है। सरकार ने अपनी सरकार बनाने के लिए दोनों पार्टियों को खुश करने के लिए ये बजट बनाया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर अगर बिहार और आंध्र प्रदेश की बात करें, दोनों ही पार्टियां, चाहे वो जेडीयू हो या टीडीपी, दोनों भी जाहिर तौर पर खुश हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने गिरिराज सिंह से बात की। उन्होंने कहा कि वो पहले से ही कह रहे थे कि बिहार के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार अपना पिटारा खोलेगी, और उन्होंने खोल दिया। कांग्रेस पर उन्होंने पलटवार किया और आरजेडी पर, और गिरिराज सिंह ने कहा कि जो काम लालू यादव और कांग्रेस नहीं कर पाई वो आज स्पेशल कैटेगरी ही न सही, लेकिन स्पेशल पैकेज के तौर पर और एक बहुत बड़ा हिस्सा बजट का बिहार के लिए अनाउंस किया गया है। चाहे वो एक्सप्रेसवेज की बात हो, चाहे वो बाढ़ से जूझने के लिए जो उपाय किए जाने हैं उसके बारे में कदम उठाया जाना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी मांग थी। जब नीतीश कुमार यहाँ पर आए थे उन्होंने भी ये मांग की थी कि बाढ़ राहत के लिए, बाढ़ से बिहार को लड़ने के लिए केंद्र सरकार को कुछ सहायता करनी चाहिए। उसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया है। और अलग अलग, चाहे राजगीर, नालंदा, बोधगया, इन तीनों शहरों को पर्यटन के क्षेत्र में और ज़्यादा इसको विकसित करने के लिए अनाउंस किया गया है। तो बिहार के सांसदों की खुशी आप समझ सकते हैं। उनका कहना है कि वो विंडिकेट हो गए हैं। वो कह रहे थे कि वो मोदी सरकार बिहार तो जो स्पेशल स्टेटस की बात थी बिहार को, जिसके बारे में कल ही पंकज चौधरी साहब ने कहा अपने रिटर्न रिप्लाई में कि नहीं दिया जा सकता, उसको कंपनसेट कर दिया निर्मला सीतारमण ने ये अनाउंसमेंट्स करके। ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में, बाढ़ राहत के लिए, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिहार को सौगातें दी गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए सुमित, कल जब ये जवाब आया था लोकसभा में, उसके बाद जो संजय झा हैं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष, उनसे मैंने पूछा था कि अब तो सरकार ने कह दिया कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि आज बजट का इंतज़ार करिए, उसके बाद ही मैं इस पर कुछ कहूँगा। इसका मतलब है कि उन लोगों को ये इशारा था। उन्होंने कुछ दिन पहले निर्मला सीतारमण से मुलाकात भी थी तो इसका मतलब है कि उनको अंदाज़ा ज़रूर था, क्योंकि इस तरह की अटकलें थी कि आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए इस बजट में काफ़ी कुछ होने वाला है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो जेडीयू ने पहले ही ये कह दिया था कि स्पेशल कैटेगरी नहीं भी मिले, अगर उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत है तो स्पेशल पैकेज दिया जाए, और उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा आज अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीके से बजट में अनाउंस किया गया। प्रतिक्रियाओं का भी इंतजार रहेगा। फिलहाल इस अपडेट के लिए पार्लियामेंट से आपका शुक्रिया प्रशांत। और अब हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ रहे हैं, जयंत कृष्णा है, वरिष्ठ फेलो CSIS US के। जयंत जी, इस बजट में क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ, इस पर विस्तार से चर्चा आगे करेंगे, लेकिन पहली प्रतिक्रिया में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या अच्छा हुआ है इस बजट में। मुझे लगता है ये मोटे तौर पर ये एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स और एजुकेशन सेंट्रिक बजट है। अगर बहुत से लोगों ने बात की कि विकसित भारत 2047 तक कैसे होगा उसके बारे में, या उसके भी कुछ इंडिकेटर्स हैं, बट लार्जली अगर एक चीज जो एड्रेस करी गई है जिसकी वजह से मुझे लगता है बीजेपी को कुछ सीट्स का लॉस हुआ रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, तो वो जॉबलेसनेस या कम जॉब्स का एडिक्वेट क्रिएट ना होना, वो वजह थी। तो वो एक एड्रेस की गई है। और जैसा मैंने सुबह आपके बजट एक्सपेक्टेशंस वाले शो में कहा था कि ये कोई ऐसे इंसेंटिव्स अनाउंस करने की जरूरत है जिसमें चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, एडिशनल जॉब्स क्रिएशन की बेसिस पे इंसेंटिव्स हों। तो वो EPFO कंट्रीब्यूशन को लेकर कई 3 उसकी अलग अलग स्कीम्स बताई गई हैं कि कौन मैन्युफैक्चरिंग में नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो क्या होगा, अगर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है तो क्या होगा। वो अलग अलग तरह की इंसेंटिव्स दिए गए हैं। और टोटल जो एलोकेशन किया गया है वो 1.48 लाख करोड़ का है,
एजुकेशन, स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट के को देखते हुए। तो ये अच्छा है। मुझे लगता है कि ये जो हमारा जो टोटल एलोकेशन होता है करीब 3% होता है जीडीपी का एजुकेशन के लिए, वो उस और स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो उससे थोड़ा और बढ़ेगा। जो हमारा एक एंटिसिपेटेड एक्सपेक्टेशन है 6% होने का, उसकी तरफ एक डेफिनेटली एक कदम है। और कई चीजें देखिए, अगर आपने हम लोग अप्रेंटिसशिप तो गवर्नमेंट के रेल में रहता था, लेकिन इंटर्नशिप कभी नहीं रहता था गवर्नमेंट के उसमें रेल में। तो उसमें उन्होंने जो स्कीम बताई है कि जिससे 1 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में बेनिफिट होगा, उसमें दोनों जो एम्प्लॉयर है उसको ट्रेनिंग का कॉस्ट देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट जो एक स्टाइपेंड टाइप की चीज है इंटर्नशिप में, वो 5,000 रुपए पर जयंत जी, स्टूडेंट मैं आप यहाँ बीच में आपको थोड़ा सा टोकूंगी। जो हाल के दिनों में हमने तस्वीरें देखी एम्प्लॉयमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर, चाहे वो गुजरात की तस्वीर हो या फिर यहाँ दिल्ली की, ऐसे में ये तस्वीर मायूस करने वाली होती है। तो एक बड़ा चैलेंज था वित्त मंत्री के सामने कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बूस्ट करने के लिए वो क्या क्या इंसेंटिव दें। तो इस वक्त आज जो ये बजट पेश हुआ है, क्या वो इंसेंटिव्स काफ़ी हैं इतनी बड़ी मुश्किल को, इस पहाड़ को टैकल करने के लिए? देखिए, ये इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, और पूरी जनसंख्या का करीब 2/3 हिस्सा जो है वो 35 साल से कम उम्र का है। तो कितना भी कर लीजिए वो काफी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत है। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने कहा कि नए इंक्रीमेंटल जो जॉब्स क्रिएट होंगी उसको बेसिस लगा के गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है। ये एक अपने आप में काफी काबिल तारीफ बात है। और ई वाउचर्स की बात करी है, 10 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट फ्री, नहीं लो इंटरेस्ट, 3% के इंटरेस्ट पे लोन्स की बात करी है। तो ये सब अपने आप में एक बहुत अच्छे शुरुआत है। वैसे तो जिसको बोला जाता है कि द मोर द फाइनेंस मिनिस्टर डज ऑन एम्प्लॉयमेंट, द मोर रिमेन्स टू appears to be remains to be done, kind of a thing. It seems to be remain to be done, तो ये कोई अपने आप में अच्छी शुरुआत है। इसमें तो जितना भी पैसा फूका जाए, लगाया जाए, वो कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई ये अभी क्लियर नहीं हुआ उसमें कि जो पीएलआई स्कीम है, ये कुछ और सेक्टर्स में, जैसे लेदर की बात थी और कुछ सर्विस सेक्टर की, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी की बात थी, वो एक्सटेंड हुई है कि नहीं हुई है, कम से कम वो फाइन प्रिंट्स देखना होगा। अभी क्या होगा जब बजट की कॉपी मिलेंगी, हम लोगों को समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या है। लेकिन कुछ चीज़ें जो विपक्ष, मैं देख रहा हूँ आपसे बातचीत करते करते, क्योंकि आपने बीजेपी के चुनाव की बात जयंत जी कर दी थी कि चुनाव की उनको जो सीख मिली उससे उन्होंने काफ़ी कुछ अपने आप को, अपनी रणनीति को बदला है। कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट किया है, पी चिदम्बरम साहब जो कि वित्त मंत्री रह चुके हैं, और जयराम रमेश जो कि वो भी कॉमर्स के मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी कांग्रेस की मीडिया डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, दोनों ने क्रेडिट लेने की कोशिश की है। पी चिदम्बरम साहब अपने ट्वीट में लिखते हैं कि जो एंजल टैक्स एबॉलिश किया गया है वो कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा था, पेज नंबर 31 पे उसका जिक्र उन्होंने किया। इससे उन्होंने सीख लिए और इस बात को लेकर वो खुशी जता रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस की रणनीति से कुछ तो सीखा। इसी तरीके से जयराम रमेश, अप्रेंटिसशिप जो प्रोग्राम को अनाउंसमेंट आज किया गया है, वो भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा गया था कि हम इंटर्नशिप के लिए कुछ पैसा देंगे, मुझे अमाउंट याद नहीं है, लेकिन उसको उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की। हमारे मैनिफेस्टो से, हमारे प्लान से बीजेपी के नेताओं ने कुछ सीखा और शायद इससे युवाओं का भला हो सके। तो कांग्रेस भी इस अच्छे बजट में अपना श्रेय ढूंढने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। और अब अगर उनसे पॉइंट्स मांगे तो शायद 8-9 दे देंगे, नहीं देंगे, नंबर नहीं देंगे। विपक्ष का काम कैसे? संध्या जी, अब मिडिल क्लास की बात होती है तो हाउसिंग और हेल्थ को लेकर भी एक कंसर्न रहा है इस मिडिल क्लास के लिए। तो ऐसे में इस बजट में आप वो क्या देख रही हैं हेल्थ सेक्टर और हाउसिंग के लिए? हेल्थ सेक्टर में मुझे कुछ खास दिखा नहीं, बट हाउसिंग में हाँ एलोकेशन हुई है अफोर्डेबल हाउसिंग में। PMAY जो योजना है उसमें 3 करोड़ प्लस एलोकेशन हुई है। अच्छा काम हुआ है इन दैट ऑलरेडी इन प्रीवियस ईयर्स। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी फोकस रही है, जो 2.66 लाख करोड़ में देख रही हूँ। दैट विल ऑल्सो हेल्प, क्योंकि इंडिया में हम GDP की बात करते हैं वेरी प्राउडली, राइट, बट रूरल अर्बन डिवाइड है, और ये सिचुएशन में अनइवन ग्रोथ का भी एक डिस्कशन पॉइंट बन जाता है। सो रूरल इकोनॉमी में फोकस करना, रिसाइकलिंग पे फोकस करना, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करना, रूरल प्रोडक्टिविटी, यील्ड, इरिगेशन पे फोकस करना, आई थिंक ये बजट का काफ़ी अच्छा
मजबूत बजट था, नॉट मजबूर बजट। सो आई थिंक इस हद तक गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी तरह फोकस की। और जैसे आप बात अभी जो हमने सुना 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हब एंड स्पोक मॉडल में अनाउंस की गई है इन पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन फॉर स्किलिंग। आप जैसे बोल रहे थे ये मायूसी वाले जो हम पिक्चर्स देखते हैं ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ, these kind of forward thinking जो रिफॉर्म्स लाए गए बजट में, दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव। उम्मीद बनती है उससे, उम्मीदों का ये बजट है। हिमांशु इस वक्त हमारे सहयोगी CII से जुड़ रहे हैं। इंडस्ट्री का रिएक्शन जानना सुमित बेहद ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन हमने देखा, शेयर बाजार में गिरावट दर्ज हो रही है, फॉरेक्स में भी रुपी थोड़ा कमज़ोर हुआ है। इंडस्ट्री क्या कह रही है इस वक्त, तुरंत क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं हिमांशु? देखिए, इंडस्ट्री ने बजट को पॉजिटिव करार दिया है। मैंने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के कई लीडरशिप से बात की है, कई लीडर्स से, और उनका ये कहना है कि जो एक बड़ा फैसला वित्त मंत्री ने लिया है, जो 500 बड़ी कंपनियां हैं वो करीब 1 करोड़ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ देंगी यूथ को, और इसका स्वागत किया है इंडस्ट्री ने, क्योंकि उन्हें कॉर्पोरेट सोशल फंड जो होते हैं उसके तहत CSR फंड के तहत उन्हें ये पैसा इस पर खर्च करना होगा, और उन्होंने इसे पॉजिटिव करार दिया है। साथ ही जो नए टैक्स रेजिम में जो टैक्स स्लैब्स में बदलाव का ऐलान किया है वित्त मंत्री ने, जो मुझे लगता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान है, उसका भी CII ने स्वागत किया है और कहा है कि इससे जो लोअर टैक्स स्लैब में जो वर्कर्स आते हैं, टैक्स पेयर्स आते हैं, उनको इससे काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि करीब 17,000 करोड़ के आसपास के बचत होगा। ये बात वित्त मंत्री ने खुद अपने बजटीय प्रस्ताव में कहा है। तो चाहे वो टैक्सेशन में बदलाव का सवाल हो या जो बजट का फोकस है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पर, स्किल डेवलपमेंट पर, उसका इंडस्ट्री ने स्वागत किया। हालांकि इंडस्ट्री को ये भी उम्मीद थी कि कॉर्पोरेट टैक्स और जो दूसरे तरह के जो टैक्सेशन होते हैं उसमें कुछ राहत इंडस्ट्री को मिलेगी। इस पर वित्त मंत्री ने बहुत ज़्यादा ऐलान नहीं किया है, लेकिन टैक्स विवाद को सुलझाने के लिए जो मौजूदा टैक्स सिस्टम है उसमें सुधार की बात कही है, जिसका स्वागत इंडस्ट्री ने किया है। जी, कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर कुछ प्रतिक्रिया आपको वहां मिल पाई क्या हिमांशु? जी, इस पर अभी बात नहीं किया है, क्योंकि CII ने कहा है कि हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। CII के जो लीडर्स हैं उनके आपस में एक मीटिंग हो रही है और उसके बाद वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे इस विषय पर। एक और महत्वपूर्ण सवाल हाउसिंग को लेके एक बड़ी रिएक्शन जो इंडस्ट्री की तरफ से आई है कि लैंड का जो डिजिटाइजेशन करने का जो एक प्रस्ताव वित्त मंत्री ने बजट में शामिल किया है। इंडस्ट्री का ये कहना है कि बहुत बड़ी संख्या में जो लैंड हैं वो डिस्प्यूट में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंटेशन को लेके बहुत सारे इश्यूज होते हैं और कई साल तक जो कानूनी विवाद है वो कोर्ट में बना रहता है। तो लैंड का डिजिटाइजेशन जो है वो एक बड़ा फैसला है और इससे विशेषकर शहरी इलाकों में नया निवेश का रास्ता बनेगा, क्योंकि जब आप किसी भी ज़मीन को विवाद खत्म करते हैं किसी भी ज़मीन पर, तो फिर उसका आप सकारात्मक प्रोडक्टिव इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इससे निवेश भी बढ़ेगा। मुझे याद है कल आप जब बात कर रहे थे आई थिंक CII के चीफ से पुरी साहब से, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मिडिल क्लास के हाथ में पैसा बढ़ना चाहिए, उनके को 20 लाख तक लेके जाना चाहिए उस लिमिट को। हालांकि 20 लाख तो नहीं हुआ, लेकिन कुल मिला के 17,500 का फ़ायदा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन में जिस तरह की बढ़ाया गया है 50 से 75,000 किया गया उस लिमिट को। तो मेरा कहना है कि इससे जाहिर तौर पर इंडस्ट्री को कुछ राहत मिली होगी, पर सवाल दूसरा है, इंडस्ट्री लोगों को नौकरी दे, हिंदुस्तान के युवाओं को नौकरी मिले, प्राइवेट सेक्टर अपना कंट्रीब्यूशन दे, इस दिशा में क्या सोच रही है CII, फिक्की जैसी बड़ी संस्थाएं? देखिए, जो पहली प्रतिक्रिया आई है उसमें CII की जो नेशनल कमेटी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, उसके चेयरमैन विनोद शर्मा है, बहुत ही सीजन्ड बिजनेसमैन है। वो एक MSME यूनिट चलाते हैं, डेकी इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करते हैं। उनका ये कहना है कि देखिए, अगर वित्त मंत्री ने बजट में ये आदेश दिया है इंडस्ट्री को, 500 बड़ी कंपनीज को, कि उन्हें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी होगी, तो ये एक बहुत ही सकारात्मक फैसला है, क्योंकि रोज़गार को लेकर बहुत संकट है कि इकॉनमी में ग्रोथ हो रहा है लेकिन उस अनुपात में रोज़गार के अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं। और CII के लीडर्स ये भी कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी प्रोफेशनल को अगर यूथ को हम हायर करते हैं एज एन इंटर्न, तो हमारे पास एक मौका भी होता है उसके स्किल को करीब से देखने का। और हमें अगर ऐसा लगेगा कंपनियों को कि जिन युवाओं को उन्होंने इंटर्नशिप के तौर पर हायर किया है, तो आगे चल के वो एम्प्लॉयमेंट में भी
बदल सकता है। तो ये एक नया रास्ता खुला है और CSR फंड्स के तहत वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में जो युवा है उनकी जो स्किल्स हैं उसकी समीक्षा करने का भी एक मौका बड़ी कंपनियों को मिलेगा। और अगर बड़ी उन्हें लगेगा कि जिम्मेदारी बिल्कुल इंडस्ट्री को भी दी है, प्राइवेट सेक्टर को दी गई है कि जॉब क्रिएशन हो। संचिता आपको जोड़ना चाह रही थी। एक बहुत अच्छा पॉइंट था जो 5th पॉइंट था, अर्बन डेवलपमेंट एंड सिटीज एज अ ग्रोथ हब, कि 14 सिटीज विद पॉपुलेशन ऑफ ओवर 30 lakhs। इसमें अगेन वी वुड नीड काफ़ी हद तक स्किल्ड लेबर्स, जो प्रोजेक्ट बेस्ड लेबर्स है, स्किल बेस्ड लेबर्स है, professionals who understand green energy, who understand green solutions, urban development, urban planners. So it's very very important कि ये जो अभी जो बजट में डिस्कशन हुई है कि इंटर्नशिप्स करें, 1000 इंडस्ट्रियल पार्क्स जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ ट्रेनिंग दे, अपस्किलिंग दे, दिस विल बी एबल टू मीट द लेबर जो हमें आगे जाके वी वुड नीड द लेबर फॉर मेकिंग दीज काइंड ऑफ सिटीज, क्योंकि अर्बन प्लानिंग, वाटर क्राइसिस मैनेजमेंट करना, सैनिटेशन, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट रेजिलियंस, वी वुड नीड प्रोफेशनल्स स्पेशली इन द सस्टेनेबल सेक्टर, रिन्यूएबल्स में। और ये प्रोफेशनल जरूरी है। तो सुमित, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट दिल के करीब रहता है और इस बजट में उसकी नींव भी रखी गई है। सस्टेनेबल भारत की बात हो रही है इस बजट में, तो इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट देश के सामने है। विकसित भारत की नींव इस बजट के जरिए रखी गई है।